वोटर्स को घरों से निकालकर पोलिंग स्टेशन तक लेकर जाता है तो उसके लिए जीत थोड़ी सी यकीनी हो सकती है। और जब बात है हमसे पाकिस्तान इस ट्रांसमिशन की, आज हम कुछ अहम हलके इस ट्रांसमिशन में डिस्कस करेंगे। केपी, सिंध, बलूचिस्तान, पंजाब, अहम मुकाबले कहां कहां हो रहे हैं उस पर आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ जो पैनल मौजूद है, सबसे पहले हमारे साथ मौजूद है आदिल निजामी, कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, होस्ट हैं, हल्कावार मुख्तलिफ हल्कों में गए हैं और कवर करके आए हैं, वहां की पल्स उनको बेहतर पता है। उनके साथ मौजूद है जाहिद किशकोरी, हम इन्वेस्टिगेशन यूनिट को हेड करते हैं, आपको भी वेलकम करते हैं। और साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद सुमरो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। ऑन माय राइट साइड राय साकिब खरल, एंकर हैं, तज्जियाकार हैं, साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में। और उनके साथ फैजान खान, पार्लियामेंट्री रिपोर्टर हैं, हम न्यूज़ के साथ मौजूद है इस ट्रांसमिशन में। और हम न्यूज़ इंग्लिश वेबसाइट के एडिटर हैं निजामुद्दीन खान, आप सब साथ मौजूद हैं। इससे पहले कि इस ट्रांसमिशन में हम उन हलकों को डिस्कस करें जो अफसोसनाक खबर कुछ देर पहले आई, उस पर जरूर बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान से अफसोसनाक खबर आई, सिक्योरिटी सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है जिसके खदशात का खासा इजहार पहले किया भी जाता रहा है मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से। पशीन, जहां पर इंतखाबी दफ्तर के बाहर धमाका हुआ और अब तक की इतलात के मुताबिक 17 कीमती जानों का ज़िया हो चुका, दर्जनों वहां पर जख्मी हैं। एक दूसरा हमला जो कि किला सैफुल्ला में JUI के दफ्तर के बाहर हुआ और वहां से भी जो इतलात आई, अब तक की इतलात के मुताबिक 12 जो कीमती जानें हैं उनका ज़िया हुआ है और ज़ाहिर है वहां पर भी जख्मी हैं। तो सिक्योरिटी पर ज़रूर हम बात सबसे पहले करेंगे और मैं आप ही से स्टार्ट करता हूं आदिल। जब बात सिक्योरिटी के JUI फे की अगर हम बात करें तो पहले भी खदशात का इजहार उनकी तरफ से किया गया दिल, और ज़ाहिर है अब हम देख भी रहे हैं कि उनको कैंपेन में मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा, थ्रेट्स भी थे और अभी ये जो आज 2 अफसोसनाक खबरें आई। देखिए, इंतहाई अफसोसनाक है कि इलेक्शन टाइम में कैंपेन बहुत ज़रूरी है। कैंपेन के बगैर उस तरह से वोटर को आप मोबिलाइज नहीं कर सकते। मौलाना को ऑलरेडी थ्रेट्स थे, गफूर हैदी साहब पे पहले हमले हो चुके हैं, हमने देखा अभी जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब जो हैं उन पर भी इस तरह का सुसाइडल अटैक हुआ था। और अभी मौलाना खुद पशीन से इलेक्शन भी कंटेस्ट कर रहे हैं और ऐसी सूरत हाल में कैंपेन वहाँ पर उस तरह से नहीं चलाई। और जो खदशात थे वो हमें सच होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अब वहाँ पे 2 ब्लास्ट एक ही दिन में, DI खान वहाँ भी मौलाना का हल्का है, वहाँ भी यही सूरत हाल है। 2 रोज़ कबल वहाँ पर जिस तरह कैजुअल्टीज़ हुई, जिस तरह हमला हुआ, तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। अब देखते लेकिन ये अहम बात है कि इसके बावजूद भी ये कहा गया है हुकूमत की तरफ से, हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से, कि इंतखाबात बाहर हल वक्त पर होंगे। अब जिस तरह पहले भी जिक्र किया कि 16 घंटे बाकी हैं। राय साकिब, सिक्योरिटी सिचुएशन जिस तरह से बलूचिस्तान की ख़राब है, ज़ाहिर है पहले खदशात 2 सूबों से मुताल्लिक रहे थे और ज़ाहिर है अभी हम देख रहे हैं ऐसी बहुत सी खबरें आई भी हैं, कितना डिस्टर्ब करेंगे इस सिचुएशन को ये? देखिए, मेन कैंपेन तो हो चुकी, जलसे जुलूस हो चुके, लेकिन बहुत अफसोसनाक है, एक जान, पूरी इंसानियत की जान, मैं तो उस पर बिलीव करता हूं। बेशक एट द सेम टाइम जो हमारे पंजाब के लीडरान है, स्पेशली PMLN के, उनको भी थ्रेट था। यही रीज़न थी कि मुस्लिम लीग नून के जो तमाम रहनुमा थे, बहुत उनको एक जगह इकट्ठे सफर करने से भी मना किया गया था। बहुत कम जलसों पे वो लोग इकट्ठे गए हैं और कोई बहुत बड़ा जलसा जुलूस लाहौर में भी इसलिए नहीं किया गया। जो क्लोजिंग थी उनकी कैंपेन की, कल हमने देखा, उसमें भी PMLN के लीडरान लाहौर में इकट्ठे नहीं हुए। दो कि अब इलेक्शन कैंपेन वो जिस तरह पब्लिक हो रही थी उस तरह तो नहीं होगी, अब तो डोर टू डोर है, या कहीं कॉर्नर मीटिंग हो जाए या कहीं बैठकर हो जाए, कर सकते हैं कॉर्नर मीटिंग भी। आई थिंक वो तो चलती रहती है, वो हमारा पाकिस्तान का कल्चर है। वो तो आप पोलिंग डे होगा जिस दिन, उससे पहले भी जाके तरला मेरा चल रहा होता है कि चाचा आजा नाल चल के वोट पा दे, उसके बाहर भी चल रहा होता है। कॉर्नर मीटिंग की इजाजत होती है? जावेद सुमरो, आपसे मैं इस पर कमेंट ले लेता हूं, इजाजत है कि जब कैंपेन खत्म होगी रात 12 बजे, इजाजत है कॉर्नर मीटिंग्स की? देखें शोएब, टेक्निकली तो इजाज़त नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ हमारे यहाँ हर ज़िले के अंदर, हर हल्के के अंदर बरादरी सिस्टम है, दोस्ती यारी है, और इसके अलावा ये सारा निज़ाम हमारा अपना जो मुआशरती है, उसमें फिर ज़ाहिर है एक जो उम्मीदवार है जो समझता है मैं सबसे ज़्यादा इस वक्त सपोर्टिव हूँ पब्लिक के अंदर, तो वो कोशिश करता है जो बाकी जो हल्के के में उसके साथ जो उम्मीदवार हैं, जो समझता है कि ये इतने ज़्यादा नहीं वोट ले सकेगा बल्कि वोट ख़राब करेगा, तो उसके लिए तो ये कोशिश चलती है। बल्कि इस्लामाबाद के तीनों हल्कों में इस वक्त भी ये पोजीशन जारी है कि इस्लामाबाद के जो समझते हैं उम्मीदवार कि हम जीत जाएंगे, उनकी कोशिश ये अभी भी जारी है। ज़बरदस्त। और जब बात इलेक्शन की है तो ऐसे में इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम जिस पर इन्हिसार है इंतखाबात 2024 का, और आज मीडिया नुमाइंदगान को विजिट भी कराया गया, ब्रीफिंग भी दी गई और हेड की तरफ से ये कहा गया है कि 10% जो हल्के हैं उनके नताइज ताख़ीर से आ सकते हैं, और अगर पहले दिन नताइज ना भी आए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। निज़ामुद्दीन, ये जो कहा जाता है कि अगर कुछ हल्कों के नताइज ताख़ीर से आ भी जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वाकई फ़र्क नहीं पड़ता। लेट मी ऐड टू दैट कि अल्लाह की ज़ात के अलावा गारंटी और किसी चीज़ की नहीं, ये भी कहा गया। वो भी है, और अगर आप पिछले इलेक्शन को देखें तो पूरे के पूरे RTS बैठने से 10% फिर भी बहुत बेहतर है। ये पाकिस्तान में जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने अपनी चीज़ें चलाई और बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर चलाई,
उसके बाद सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ का विजिट करवाना, उनके साथ कंसल्टेशंस और ये सारा प्रोसेस जो चल रहा था, उसके ऊपर अभी तक मेजरली सिवाय एक पॉलिटिकल पार्टी के ज़्यादा उंगलियां अभी तक नहीं उठी। तो लेट्स होप कि ये फ्री एंड फेयर तरीके से हो। यही दुआ है, यही उम्मीद है और यही वक्त की ज़रूरत है कि फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस हों। और ज़ाहिर है कि हर जमात की तरफ से ये कहा तो जाता है, जिसमें बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब ने एक बड़ी अहम बात की एक इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि अगर उनके वोट पर डाका डाला गया तो वो फिर ऐसा पीछा करेंगे कि लोग बानी PTI को भूल जाएंगे। जाहिद, ये जो स्टेटमेंट है बिलावल साहब की, ये किसको कहा जा रहा है उनकी तरफ से? देखिए, ये तो इम्पॉर्टेंट है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो बिलावल ने एक नेशनल लेवल की कैंपेन पाकिस्तान में चलाई है। शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये क्रेडिट जाता है। अब देखना होगा कि वो सीट्स पार्टीज़ को कितनी मिलती हैं, लेकिन एक फोकस पॉइंट है जो कि नेशनल डिबेट है हमारी, आपके नाज़रीन देख रहे हैं, और जो इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम है उस पर मैंने काफ़ी रिसर्च की है और मैंने ख़ुद उनके सरबराह को इंटरव्यू भी किया है अपने टेलीविज़न चैनल के लिए। और ये सिस्टम RTS से कितना मुख्तलिफ है। सोशल मीडिया पे इतनी बड़ी कैंपेन चल रही हैं, लोगों की अभी भी स्पेकुलेशंस हैं कि ये ठीक काम करेगा नहीं करेगा, 10% रिज़ल्ट लेट कर देगा, क्या होगा, अब ऑफलाइन काम करता है, इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है वोटर्स को बताना और आवाम को सादा ज़बान में कि ये क्या है, क्योंकि ये एक फोकस पॉइंट है। पूरा जो मरकज़ और पूरा एक महवर है पूरी आवाम का हमारा रिज़ल्ट देने का। ये एक ऐसी मशीन है जो पूरे पाकिस्तान में अब 859 हलकों पे जहां इंतखाबात हो रहे हैं, 855 पे अब होने जा रहे हैं, तो ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के पास, रिटर्निंग ऑफिसर्स के पास होगी, जिसमें तमाम डेटा तमाम कैंडिडेट्स का जो भी कॉन्टेस्ट कर रहे हैं उनके वहाँ पर डाउनलोड कर दिए गए हैं, फीड कर दिया गया है पूरे सिस्टम। प्रैक्टिस भी करा दी गई है, प्रैक्टिस करा दी गई है, सब लोगों को वो भी एड्रेस हो गई हैं, जिनको मालूम नहीं था वो भी सारे इशू रिजॉल्व कर दिए गए हैं। मुझे लगता है कि ये शफाफ होगा इस दफ़ा, और मैं होपफुल भी हूँ। और प्रोसीजर से भी इसका RTS से कोई कंपेरिजन है नहीं। मैं एक मिसाल देना चाहता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पोलिंग स्टेशन है, अल्लोरलाई में कोई पोलिंग स्टेशन है जहाँ पर इंटरनेट नहीं है, सिग्नल के मसाइल हैं, वहाँ पर पोलिंग स्टेशन पर रिज़ल्ट आ जाता है, उनके सब चीज़ हो जाती है। वहाँ पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा वो तमाम एजेंट्स की निगरानी में एक कंपाइल करेगा रिज़ल्ट। उसके बाद फॉर्म 47 जो कि उन्होंने जनरेट करना है, उसके लिए इंटरनेट किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो साइन करेगा, एजेंट देखेंगे, सब चीज़ देखेगा। वहाँ पर एक फ़ोन से, जो कि फ़ोन रजिस्टर्ड है और उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता, वो तस्वीर लेगा और वहाँ की जो लोकेशन है वो मार्क हो जाएगी। अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने पहले RTS था, फिर RMS एक सिस्टम बनाया जो विद इन इलेक्शन कमीशन जिसको तैयार किया गया था, जी नहीं RMS, जिसके ऊपर तमाम जो बाय इलेक्शन हुए वो RMS के ऊपर। EMS है, ये नया सिस्टम है, ये किसी प्राइवेट निजी कंपनी से बनवाया गया और पहली बार टेस्ट होने जा रहा है, लेकिन 10% का उन्होंने पहले ही कह दिया कि माइंड में रखिएगा। अच्छा, वो शायद मार्जिन भी तो लिया गया है ना, तो जैसे ही कंपाइल होगा, मैं एक्चुअली अपने धुंध वैसे है या नहीं, ज़ाहिर है मौसम की अगर बात करें तो मौसम बहरहाल साफ ही है, मतलब कल साफ ही लग रहा है, लेकिन पाकिस्तान का मौसम है किसी भी टाइम बदल सकता है, एक सेकंड में धुंध आ सकती है, बारिश, सियासी मौसम है। फैजान, जब हम तंजीमी ढांचे की बात करते हैं, ज़रा सियासी जमातों के तंजीमी ढांचे ही हैं जो किरदार अदा करेंगे कल। इस्लामाबाद में क्या देख रहे हैं हर सियासी जमात, बिलखुसूस अगर हम 3 जमातों की बात करें, PTI, PMLN और पीपल्स पार्टी, तंजीमी ढांचा कैसा एक्टिव नजर आ रहा है? देखें, PTI की तो अगर हम बात करें तो उनका तो बात नहीं करें उनका तंजीमी ढांचा तो बिल्कुल ख़त्म, नुकसान होगा इसका, बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। उसकी वजह यह है कि तंजीमी ढांचा जो यहाँ पे इस्लामाबाद में देख रहे थे वो अली अवान देख रहे थे। अली अवान IPP में चले गए, उसके बाद वो साइलेंट हैं, उनके मोबाइल ऑफ हैं, किसी से रब्ता नहीं है। कारकुनान जो PTI के थे अभी भी मेरे जो सोर्सेज हैं उसके मुताबिक उन्होंने मुलाकात करने की भी कोशिश की है अली अवान से। अच्छा, ताकि क्योंकि उनके हाथ में था सब कुछ, उनको पता था। फिर कुछ लोग जो हैं वो, लेकिन उनका नंबर बंद है, मोबाइल भी साइलेंट पे, वो खुद भी साइलेंट पे वो कुछ बताएंगे नहीं। इस पे भी बताऊं कि जो इस्लामाबाद के तीनों हल्के हैं, पहले जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यहाँ से जीता, लेकिन इस बार अगर हम ग्राउंड रियलिटी पे जाएं तो हमें वो चीज़ नजर नहीं आ रही। इवन शोएब शाहीन इस पर आते हैं, लेवित भाई इस हल्के पर आएंगे, लेकिन जो पहला हल्का हमें आज डिस्कस करना है वो है NA-16 एबटाबाद। इस हल्के की हम बात जरूर करेंगे। NA-16 एबटाबाद, जहां मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब और इनका मुकाबला अली असगर खान साहब से।
जो कि PTI से हैं। तो ज़ाहिर है ये बड़ा अहम मुकाबला है। और तीसरे सरदार मेहताब अब्बासी साहब हैं। तो ये 3 कैंडिडेट्स हैं जिनके आपस में ये कड़ा मुकाबला होगा। और अगर हम NA-16 एबटाबाद की बात करें तो ज़ाहिर है पहले ये NA-15 था और मुर्तज़ा जावेद अब्बासी ने ये सीट यहाँ से निकाली थी। अब लेट्स सी कि इस बार एबटाबाद किसको चुनता है। निज़ामुद्दीन, आप इस पर अगर कमेंट करें, एबटाबाद की क्या पल्स है इस वक्त? जी बिल्कुल, इसमें ऐसा है कि इसमें एक्स्ट्रॉर्डिनरी सर्कमस्टांस ये है कि सरदार मेहताब अहमद खान जो थे वो PMLN के लीडर थे। वहाँ खैबर पुख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं PMLN की सीट पे। फिर उसके बाद गवर्नर की सीट भी इनके पास थी 2018 तक, और फिर PMLN छोड़ दी और फिर उनके कोई इख्तलाफात डेवलप हुए प्रॉबली तंजीमी मामलात पे। फिर वो चूँकि पार्टी की लीडरशिप जो थी वो सूबाई सदारत जो थी वो हज़ारा उनका अपना वोट बैंक है या पार्टी का वोट बैंक? बिल्कुल है उनका अपना वोट और बैंक अपना वोट बैंक अगर है और पार्टी छोड़ दिया है तो उसका नुकसान PMLN को होगा। मैं इसी की तरफ आ रहा था कि जब से पार्टी की सदारत अमीर मकाम साहब के पास गई थी तो हज़ारा डिवीज़न में पीर साबिर शाह साहब हो गए, मेहताब अब्बासी साहब हो गए, इनकी कुछ रिजर्वेशंस थी और वो बढ़ते बढ़ते इस लेवल पे पहुंची है। अगर सरदार मेहताब साहब इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं इंडिपेंडेंट सीट पे तो सबसे बड़ा डेंट PMLN के वोट को ही जाएगा, क्योंकि उनकी सारी ज़िंदगी की वाबस्तगी PMLN के साथ रही हुई है। और मुर्तज़ा जावेद वहाँ पे उनका मुकाबला जो है वो दूसरे जो PTI के कैंडिडेट हैं वो उमर असगर खान के भाई हैं। सही, उमर असगर खान इन हिमसेल्फ वाज अ बिग नेम, बट PMLN एक दूसरे के वोट को काटेगा। अच्छा, वो काटने का फायदा PTI को होगा। मेहताब अब्बासी साहब को मनाने की कोशिश की गई, बल्कि वो लंदन भी गए, एवन फील्ड में मियां साहब से मुलाकात भी हुई, लेकिन वो माने नहीं। इस हल्के का हमने सर्वे भी किया, वहाँ पे लोगों से मिले। अब जो अब्बासी वोट है वो यहाँ पर डिवाइड होगा, नथिया गली और जो देहात के इलाके हैं, डिवाइड का फायदा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को होगा। डेफिनेटली हो सकता है। बड़ा क्लोज देखे ना, पिछला इलेक्शन देखें 2018 का 3000 वोट का सिर्फ मार्जिन है, 95 के वोट मिले हैं अब्बासी साहब को, और जो उनके मध्य मुकाबले थे 82,000 वोट उनको मिले हैं। बिल्कुल। अब जो अब्बासी फैमिली है उसका जो वोट अगर तकसीम होगा तो डेफिनेटली इसका जो फायदा होगा एबटाबाद में पॉलिटिकल डिवाइड के अलावा अब्बासी, जदून, अवान, स्वाति बिरादरी का वोट है, वो भी है। तो ये अब्बासी वर्सेस अब्बासी भी है। जदून कहाँ पर, जदून ट्राइब का या वो इक्कास का वोट कहाँ पे? देखिए एबटाबाद के अंदर तो वो डिवाइडेड होता है, लेकिन जो जदून कैंडिडेट्स थे वो PTI के पास थे पिछली, लेकिन वो 8 में जदून साहब जो है एक हल्के से है ना कैंडिडेट है, 13 में जदून अच्छे खासे मार्जिन से जीते हैं। और मेहताब अब्बासी साहब जो है वो इस बार जदून साहब की हिमायत बात हो रही थी। अच्छा, वो होपफुल है। बिल्कुल, कई दफ़ा बात हुई है, आज भी की है, तो वो बड़े होपफुल हैं और उनका एक बड़ा क्रेडेंशियल है। वहाँ से 1990 से वो तकरीबन 2 बार MNA भी रह चुके हैं, 2008 और 13 में भी MNA थे नून लीग के प्लेटफॉर्म से। लेकिन जो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं वो कंसेक्टिवली 3 टाइम्स MNA वहाँ से रहे हैं और वो एक्टिव भी हैं, और एक्टिव भी हैं। और आपको पता है वो पार्लियामेंट्री कमेटी और जितनी भी सारी फंडिंग थी उसके इंचार्ज भी थे, उन्होंने बहुत काम किया है। तो उमर असगर खान को भी हम वो नहीं कर सकते। आपको पता है कि इनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी थी, PTI में इन्होंने जम किया और एक टॉप लेवल का कॉन्टेस्ट है, नेल बाइटिंग कॉन्टेस्ट है। लेकिन एज उमर असगर खान को थोड़ा सा लगता इसलिए है, अली असगर खान उनके बेटे, उनको लगता इसलिए है कि शायद वो आपस में वोट काट रहे हैं, और बिल्कुल काट रहे हैं क्योंकि दोनों स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। और एक स्पेकुलेशन आ रही थी कि उन्होंने विड्रॉ कर लिया उनके हक में और बैठ गए हैं, लेकिन आज थोड़ी देर पहले तक वो मौजूद हैं और ये एक अच्छा कॉन्टेस्ट है। लेकिन रात तक कुछ हो जाए तो हो जाए, रात तक किस रात तक? तो रात भी है ना, पोलिंग तो कल है ना, पोलिंग मैं समझा कल रात की बात कर रहे हैं। नहीं, पोलिंग तो कल सुबह ना, अभी रात तक कुछ हो जाए, डेवलपमेंट बड़ी तो हो। लेकिन साकिब, तंजीमी ढांचे का वहां नुकसान नहीं है? KP में इंटायरली डिफरेंट नहीं, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बैकिंग वहाँ पर इसलिए, अब देखें हल्का थोड़ा सा चेंज हुआ है, काफ़ी एरियाज चेंज हुए हैं। अब NA-17 को देखें तो उसमें PTI डोमिनेट कर रही है, जिससे आजर जदून वहाँ से पहले थे, वो MNA बने थे, फिर अली जदून बने। तो ये PTI का एक PMLN के साथ बहुत स्ट्रांग होल्ड है। ये दोनों पार्टीज एग्जिस्ट करती हैं और अब डिवीजन है, हल्का थोड़ा सा चेंज हुआ है तो गैर यकीनी की सूरत हाल है, नहीं कह सकते। हल्का चेंज हुआ है तो गैर यकीनी की सूरत हाल है। एक दूसरा हल्का है, उसकी बात भी कर लेते हैं, और वो हल्का है बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का है, NA-56 रावलपिंडी का ये हल्का है, और जहां से मुकाबला है हनीफ अब्बासी। पिछले इंतखाबात में तो नहीं थे केस की वजह से, और अभी उनका मुकाबला हो रहा है शेख रशीद साहब से। लेकिन एक और जो कि टफ टाइम दे सकते हैं वो हैं शरियार रियाज, आज़ाद हैसियत में इंतखाब लड़े हैं, PTI बैक्ड कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर हम पिछले इंतखाब की बात करें 2018 की, तो शेख रशीद अहमद ने ये सीट निकाली थी और
50% वोट शेख रशीद के हिस्से में आए थे और टफ टाइम दनाल चौधरी ने दिया था, लेकिन 38% वोट उनके हिस्से में आए थे। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यह है कि वो चाहे भी पीटीआई कैंडिडेट हो और चाहे वो शेख रशीद साहब हो, लगता यह है कि दोनों ही पीटीआई वोटर्स एंड सपोर्टर्स को अपनी जानिब रागिब करने की कोशिश कर रहे हैं। ज़ाहिर है पीटीआई कैंडिडेट तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन शेख साहब ने भी लास्ट 24 आवर्स में एक ट्वीट की थी। मैं फैजान चाहूँगा उस ट्वीट को प्लीज़ एलेबोरेट कीजिएगा। देखिए, उन्होंने बिल्कुल, आपसे डिस्कशन भी हुई थी मेरी, कि एक ट्वीट उन्होंने की और उसमें साबिक जो बानी चेयरमैन है पीटीआई के, वो उनके साथ हैं, शेख साहब हैं, एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है और ऐसे हाथ खड़े किए, एक तरफ हाथ पकड़ते हैं, दूसरी तरफ करोड़ों में सीट बेचने का इल्जाम भी लगाते हैं। अच्छा, अब जो शहरियार रियाज हैं, ये शहरियार रियाज वो हैं जिन्होंने 2018 में शेख साहब की कैंपेन की थी और पूरी कैंपेन इन्होंने खुद रन की थी। ये पुराने पीटीआई के लॉयल वर्कर हैं और नजरियाती लोगों में से हैं, तो उनके ऊपर 3 करोड़ रुपए लेने का ये बात आप ना करें कि वो पुराने वर्कर थे। ऐसे तो हम शकील अहमान को देखें, वो नून लीग के पुराने वर्कर थे, लेकिन वो यहाँ से बन गए। नून लीग के भी पुराने वर्कर थे और एमपी भी रहे हैं, एमपीए रहे हैं। नून लीग के पुराने वर्कर हैं, एमपीए रहे हैं पाकिस्तान का वसी तजुर्बा हुआ 2013 से 17 तक, और फिर जब नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला आया पनामा का, उस वक्त इन्होंने पीटीआई ज्वाइन किया। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि पिछले इलेक्शन में हनीफ अब्बासी कहाँ थे? अच्छा, नाअहली की वजह से नहीं लड़ सके इलेक्शन। इस बार मुस्लिम लीग नून को एज होगा, मगर एक चीज़ इस हलके में इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि इस हलके में 2 प्रोविंशियल सीट्स हैं और एक जो है वो एनए की सीट है, और तीनों पे इंतखाबी निशान जो तहरीक इंसाफ के ये आज़ाद यानी कि हमायत याफ्ता लोग हैं, मीनार है, और तीनों का मीनार है। इस वजह से वहाँ का जो तंजीमी ढांचा है वो थोड़ा सा मजबूत है दीगर हलकों की निस्बत, क्योंकि वो सीधा जाके कहते हैं वोटर को मीनार पे लगाना है, चाहे सब्ज़ पर्ची है या सफ़ेद पर्ची, मीनार पे। लेकिन इस हल्के के अंदर आप एक और एस्पेक्ट है जो पॉलिटिकल पार्टी का, वो जमा इस्लामी का आप ना भूलें, क्योंकि यहाँ पे जो इमरान शफीक हैं वो बड़े बहुत एक्टिव कैंडिडेट हैं इस इलाके के अंदर। उन्होंने फयाज चौहान को भी लास्ट टाइम अगर हम देखें तो वैसे कैंडिडेट उनके साथ वर्क किया था। इस बार क्या हुआ उनके साथ? इमरान नहीं, उस बार तो वो कैंडिडेट नहीं थे, लेकिन वो उस वक्त नेब के वकील थे। लेकिन इस वक्त जिस तरह से उन्होंने पिछले 4-5 साल नेब की नौकरी छोड़ के फिर अपना इस काम पे ऊपर लग गए, टोटल पॉलिटिकल एरिना के अंदर उन्होंने अपने इस हल्के को कवर किया है। सही। अब लेट्स सी कि जमा इस्लामी के कैंडिडेट को वोट मिलते हैं या नहीं मिलते, लेकिन आप इसको भी जरा थोड़ा सा एक, अभी मेरी इमरान से बात हो रही थी थोड़ी देर पहले और हनीफ अब्बासी से, इसमें मैंने कहा कि हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं, बताएं आप लोगों की क्या पोजीशन है वहाँ पर। इस हल्के की खूबसूरती ये है कि ये 4थी बार अब हल्का थोड़ा सा इसका पैचअप चेंज हुआ है। सही। 1988 से लेकर अब तक शेख रशीद साहब इस हल्के से 7 बार मेंबर नेशनल असेंबली बन चुके हैं। 2002 में इस हल्के से MMA के प्लेटफॉर्म से हनीफ अब्बासी, लेकिन आपके डायनामिक्स बहुत फ़र्क हैं। तकरीबन 35% इस हल्का का जो एरिया है वो चेंज हुआ है। अभी हम 4 कैंडिडेट को वो नहीं कर सकते, ये नहीं कह सकते कि कौन आउट नहीं कर सकते। बिल्कुल, यानी जो 3 कैंडिडेट्स हम डिस्कस कर रहे हैं, हो सकता है कि अपसेट हो जाए, मुमकिन है। अच्छा, हो सकता है। उसकी रीज़न ये है कि जो शहरयार रियाज हैं ये एक बिजनेसमैन है, डोमिनेट कर रहे हैं, और पीटीआई की इसको बहुत, पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी ये इलेक्शन में बिजनेसमैन होने का फायदा होता है। आजकल तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग आप बात बता रहे हैं, आपको ये मालूम पूछ रहा हूं, मेरी रिसर्च ये बता रही है कि 11 कैंडिडेट ने अपने इलेक्शंस सारे जो पम्फलेट वगैरह थे डिस्ट्रीब्यूट किया अपने अपने हल्कों में, वो भी हेलीकॉप्टर्स पर, और ये पाकिस्तान में पहली दफ़ा देखा गया है। इस पे पाबंदी नहीं हुआ करती थी। इसमें मेरा नहीं ख्याल, ये जो एक थ्रेशोल्ड है, हेलीकॉप्टर पे कुछ और भी ऐड कर लें। कभी पंफलेट भी फेंके गए थे हेलीकॉप्टर से, कुछ और भी फेंके गए हेलीकॉप्टर। अब माजी से बहुत आगे बढ़ वो पंफलेट जो आज इस्तेमाल होते रहे स्कूल के अंदर, वो इस माजी से बहरहाल बहुत आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन एनीवेज ये तो हम हल्का डिस्कस करते, रावलपिंडी का बड़ा इंटरेस्टिंग ये हल्का। लेट्स सी कल इस हल्के के अवाम क्या फैसला करते हैं। हम कुछ और हल्के भी डिस्कस करेंगे, ब्रेक की तरफ जाएंगे, इस ट्रांसमिशन से ब्रेक से वापस आएंगे तो फिर बात सांगढ़ की करेंगे। स्टे विद अस।